Hello everyone, welcome to all of you on the YouTube channel of Prince Civil Services. Guys, my name is अनुज कुमार शर्मा और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लेके आया हूँ प्राचीन भारत का, वो है मौर्य साम्राज्य। यानी कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे मौर्य एम्पायर को। और ये सेशन अगेन बच्चों क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम इसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। यानी कि ये जो मौर्य साम्राज्य है इसके बारे में हम लोग MCQ के माध्यम से इस पूरे के टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि बच्चों इंडिया का ये एकमात्र एक ऐसा कॉलेज है जहां पर आपको कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ IAS और RAS की तैयारी भी कराई जाती है। यानी कि जब आप कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करके निकलोगे तो आप गवर्नमेंट एग्जाम देने के लायक आप लायक हो जाओगे। क्लियर? प्लस इसके बारे में अन्य जानकारी की आप इस नंबर हेल्पलाइन नंबर से आप बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रिंस सिविल सर्विस के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वहां से भी जुड़ करके आप लगातार नई नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो आज के सेशन का सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किन किन लघु शिलालेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है? मास्की, गुर्जरा, नेटूर, प्रयाग। यानी कि ये 4 स्थान हैं। इन 4 स्थानों में से किस स्थान पे अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है? ध्यान रखिएगा, जब अशोक के पहली बार अभिलेख प्राप्त हुए थे तो उसमें अशोक के द्वारा अपने लिए देवानाम प्रिय का प्रयोग किया गया था। यानी कि उसके जो शिलालेख हैं, जो अभिलेख हैं, उनमें उसका नाम क्या मिलता है? देवानाम प्रिय। तो किसी को यह नहीं पता चल पा रहा था कि ये किसका अभिलेख है, किस शासक का अभिलेख है। लेकिन पहली बार 1915 में और उसके बाद 4 स्थानों से अशोक के व्यक्तिगत नाम प्राप्त हुए। यानी कि अशोक नाम है, वो मौर्य शासक है। इसके बारे में 4 स्थान से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। एक है मास्की, दूसरा है गुर्जरा, तीसरा है नेटूर, प्रयाग गलत है, चौथा है उडगेलम। ओके, यानी कि टोटल 4 स्थान हैं जहां से अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक प्राप्त होता है। मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उडगेलम। प्रयाग गलत है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रयाग। क्यों? क्योंकि तीनों स्थानों पे तो नाम मिलता है, यहां पर नाम नहीं मिलता है। क्लियर? यानी कि टोटल 4 स्थान हैं जहां से अभिलेख प्राप्त हुआ है और उन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है। ओके, दैट इज मास्की, गुर्जरा, नेटूर एंड उडगेलम। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है? मास्की, बब्रू, कंगनहल्ली, धौली। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, यूपीएससी के द्वारा एक बार पूछा भी गया है और कई सारे स्टेट पीसीएस में पूछा गया है कि अशोक ने किस अभिलेख में अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा, यानी कि बौद्ध धर्म के प्रति अपने आप को समर्पित बताया है। बुद्ध शाक्य, ठीक है। तो मास्की नहीं है, बब्रू। ध्यान रखिएगा, बब्रू अभिलेख वो अभिलेख है जिस अभिलेख में अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है। क्या कहा है? बुद्ध शाक्य कहा है। और एक इस चीज के बाद जान लेते हैं, ध्यान रखिए, कंगनहल्ली ये अभी हाल ही की खोज है। इससे पहले अशोक का नाम तो प्राप्त हो गया 4 स्थानों से, मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उडगेलम। लेकिन अभी तक अशोक कैसा दिखता था, अशोक का चित्र कैसा था, अशोक दिखने में कैसा था, इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी। लेकिन अभी हाल ही में कंगनहल्ली एक स्थान है, यहां से अशोक का एक चित्र प्राप्त हुआ है, जिस चित्र में वो अपनी रानियों के साथ दिखाई दे रहा है। यानी कि एक मूर्ति प्राप्त हुई है और उस मूर्ति में अशोक अपनी रानियों के साथ है। तो यानी कि, और ये यूपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न भी है कि वो कौन सा स्थान है या कौन सा स्थल है जहां से अभी हाल ही में
अशोक का चित्र भी प्राप्त हुआ है, उसका पोर्ट्रेट प्राप्त हुआ है पहली बार, तो वो है कंगन हल्ली। ठीक है, लेकिन बच्चों हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है बब्रू अभिलेख। बब्रू अभिलेख में वो अपने आप को बुद्ध शाक्य कहता है और इसका अर्थ है कि वो अपने आप को बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित दिखाने का प्रयास कर रहा है। कंगन हल्ली भी ध्यान रखिएगा, अब कभी भी किसी भी स्टेट पीएससी में, आरएएस में कभी भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से या किस स्थल से अशोक का चित्र प्राप्त हुआ है, पोर्ट्रेट प्राप्त हुआ है, तो वो है कंगन हल्ली। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक की कर प्रणाली के बारे में पता चलता है? यहां पर कर प्रणाली, आर्थिक व्यवस्था, कुछ भी हो सकता है, राजस्व प्रणाली, कुछ भी शब्द हो सकता है। कर प्रणाली, राजस्व व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, आर्थिक प्रणाली, कोई भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन है निगाली सागर, मास्की, रोमनदेही और प्रयाग। देखिए अशोक ने एक जो अभिलेख है, उस अभिलेख का नाम है रोमनदेही अभिलेख। इस रोमनदेही अभिलेख में उसने सीधे सीधे अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में, आर्थिक कर प्रणाली के बारे में नहीं बताया है। उसने रोमनदेही अभिलेख में कहा कि अपने सिंहासन के, अपने राज्याभिषेक के बाद मैंने महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली पर भ्रमण किया, यात्रा की, और वहां जाकर मैंने जो भाग है उसको 1/6 से 1/8 कर दिया और बलि को समाप्त कर दिया। क्लियर? देखिए इसमें रोमनदेही अभिलेख में अशोक ने क्या कहा? रोमनदेही अभिलेख में अशोक ने कहा कि मैंने महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली का भ्रमण किया और वहां जाकर उस स्थान पर मैंने जो भाग है उसको 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। इसका मतलब कि अशोक के शासन काल में भाग यानी कि भू राजस्व कितना लिया जाता था? 1/6 भाग। उसने कितना कर दिया? 1/8 कर दिया। एक तो ये पता चल रहा है। दूसरा, उसने कहा कि मैंने बलि को समाप्त कर दिया। बलि क्या था? बलि वैदिक काल में एक उपहार होता था जो राजा को दिया जाता था। आरंभ में स्वैच्छिक होता था, बाद में इसको परमानेंट कर दिया गया। यानी कि बलि वो कर है जो कि राजा को दिया जाता था जनता के द्वारा। तो उसने कहा मैंने बलि को समाप्त कर दिया। क्लियर? देखिए इसमें अशोक ने अपने व्यक्तिगत विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में उसने क्या बता दिया? इनडायरेक्ट वे में उसने बता दिया कि भाई मेरे शासनकाल में भाग यानी कि भू राजस्व 1/6 लिया जाता है, मैंने 1/8 किया। यानी कि टोटल ओवरऑल साम्राज्य में कितना हुआ? 1/6। दूसरा, उसने ये कहा मैंने बलि को भी समाप्त कर दिया। यानी कि अशोक के शासनकाल में बलि भी एक प्रकार का कर था जो कि राजा को दिया जाता था जनता के द्वारा, उसने वो समाप्त कर दिया। क्लियर? चलिए ध्यान रखिएगा। रोमनदेही। अगला है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक की रानी का नाम मिलता है? कौशाम्बी, सांची, सिज्म और सारनाथ। ध्यान रखिएगा, अशोक का एकमात्र अभिलेख है जिसमें उसकी एक रानी और उसके पुत्र का नाम प्राप्त होता है, और वो अभिलेख है कौशाम्बी का अभिलेख। और ध्यान रखिएगा, इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। क्लियर? कौन सा इसका उत्तर है? इसका उत्तर है कौशाम्बी का अभिलेख, और इस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। और इस अभिलेख में अशोक की रानी करुवाकी और उसके पुत्र तीवर का नाम प्राप्त होता है। किसका नाम प्राप्त होता है? तीवर का। क्लियर? ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला, अभी तक हमने जितने प्रश्न डिस्कस किए अब उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कुछ अन्य तथ्यों की जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे इस लघु स्तंभ लेख से। देखिए, एक जो सांची का लघु स्तंभ मिला है, इसमें अशोक ने जो उसके अधिकारी थे, महामात थे, उनको आदेश दिया कि आपको संघ भेद रोकना है। यानी कि उसने कहा जो बौद्ध धर्म के जो संघ हैं उन संघों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव
भेद इन द सेंस की उसमें फूट नहीं पड़ने देनी है, उनकी एकता को बनाए रखना है। ये किसमें कहा है? सांची के लघु स्तंभ लेख में। दूसरा, ऐसा ही आदेश उसने सारनाथ में भी दिया। महामात्य कौन है? महामात्य उसके अधिकारी हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कौशाम्बी का मैंने आपको बताया था, कौशाम्बी में उसकी रानी करुबाकी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ उसके पुत्र तीवर का नाम भी प्राप्त होता है, और इस कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रोमन देव मैंने आपको बता ही दिया, इसमें भूमि कर को घटाकर 1/8 भाग किया था और बलि को समाप्त कर दिया। कब? राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में। ध्यान रखिएगा, अशोक ने कहा कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली का यात्रा की, और वहां पर मैंने भाग को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया और बलि को समाप्त कर दिया। एक और लघु स्तंभ लेकर निगाली सागर, इसमें अशोक कहते हैं कि मैंने अपनी राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा की, और निगाली सागर जाकर मैंने कनक मुनि के स्तंभ को दोगुना करा दिया था। कनक मुनि का जो बुद्ध का स्तूप है उसको दोगुना कराया था, और इसके बारे में जानकारी कौन देता है? फीहर महोदय। यानी कि इस स्तंभ लेख की खोज किसने की है? फीहर महोदय ने। ठीक है। नेक्स्ट है स्वर्णगिरी। इस लघु स्तंभ लेख से रज्जुकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। रज्जुक उसका एक अधिकारी होता है। सिज्म अभिलेख, इसमें भी कौशाम्बी पाटलिपुत्र की तरह महामात्यों को बौद्ध संघ में भेद रोकने के लिए आदेश दिया गया है। एक है कंधार का दुभाषी अभिलेख, इसमें मछुआरों और आखेटों को शिकार बंद करने के लिए आदेश दिए। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस लघु स्तंभ लेख में अशोक ने मछुआरों और शिकारियों को शिकार बंद करने का आदेश दिया? तो वो है कंधार का। कौन सा है बच्चों? वो है कंधार का अभिलेख, सॉरी स्तंभ लेख। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कितने स्थानों से स्तंभ लेख पाए गए? ए 6, B5, C4, D7। यानी कि अशोक के टोटल 7 स्तंभ लेख हैं। कितने? ध्यान रखिएगा, अशोक के कितने हैं? 7 स्तंभ लेख हैं, और ये कुल मिलाकर भारत के 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। जैसे कि अशोक के 14 बृहत शिलालेख कितने स्थानों से प्राप्त हुए थे? 8, जिसको मैं इससे जो पहले की सीरीज है डिस्कस कर चुका हूं। ध्यान रखिएगा, इसको भी समझ लेते हैं। अशोक के 14 बृहत शिलालेख हैं, 14 बृहत शिलालेख है जो कि भारत के 8 स्थानों से प्राप्त हुए। उसी प्रकार अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं जो कि भारत के 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा। और जैसे 14 बृहत शिलालेख 14 आदेश थे, उसी प्रकार ये 7 स्तंभ लेख का मतलब है उसने 6 स्थानों पर स्तंभों के ऊपर कुल मिलाकर 7 आदेश अंकित कराए हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं उन सारे के सारे स्तंभ लेख के बारे में जानकारी। क्यों? क्योंकि यहां से आपको प्रश्न मिल जाएगा यूपीएससी में। यानी कि अशोक के कुल 7 स्तंभ लेख हैं जो कि 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। एक है दिल्ली मेरठ। ये जो दिल्ली मेरठ वाला जो स्तंभ लेख है, इसकी खास बात क्या है? ये पहले मेरठ में स्थापित था, यानी कि अशोक के द्वारा इसको मेरठ में स्थापित किया गया था, लेकिन मध्यकालीन तुगलक शासक है फिरोज शाह तुगलक, वो उसको मेरठ से उठा करके दिल्ली लेके आया था। पहला फैक्ट। दूसरा, इस दिल्ली मेरठ की खोज किसने की है? पैंडे टीफिलेंतर। ध्यान रखिएगा, पैंडे टीफेलर एक नामक विद्वान है, इसके द्वारा इसकी खोज की गई है। दूसरा है दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा की भी बच्चों वही कहानी है कि इसको अशोक के द्वारा टोपरा जो कि कुरुक्षेत्र के आसपास है वहां पर स्थापित किया गया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको टोपरा से दिल्ली में स्थापित किया गया। इसको दिल्ली टोपरा कहते हैं।
और इस स्तंभ लेख की सबसे खास बात एक और है कि एकमात्र ये स्तंभ लेख है जहां से सातों के सातों आदेश प्राप्त हुए हैं। यानी कि किसी में 5 है, किसी में 6, किसी में 4 है, लेकिन एकमात्र ऐसा है जिसमें सातों के सातों लेख अंकित हैं। और इस दिल्ली टोपरा में आपको अजमेर चौहान शासक विशल देव का लेख भी प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आरएस का राजपूत शासक है, चौहान शासक है विशल देव, जिसका लेख इस दिल्ली टोपरा लेख में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभ लेख। इसकी भी बड़ी अच्छी कहानी बच्चों। इसको सबसे पहले अशोक ने कौशाम्बी में स्थापित किया था, लेकिन कौशाम्बी से इस लेख को कौन उठा करके ले आया? अकबर। अकबर कहां लेके आया? इलाहाबाद, वर्तमान में जिसको प्रयागराज कहते हैं। इस प्रयागराज में इस अभिलेख स्तंभ लेख को कौन लेकर के आया? अकबर। यानी कि ओरिजिनली इसको स्थापित किया गया था कौशाम्बी में, लेकिन अशोक के इस स्तंभ लेख को मुगल शासक अकबर अपने शासनकाल में वहां से उठाकर इलाहाबाद लेकर के आ गया था, जिसको वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं। और इस प्रयाग स्तंभ लेख पे मौर्य शासक अशोक के बाद समुद्रगुप्त के भी लेख प्राप्त होते हैं, जिसको हम लोग प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, जिसका निर्माण उसके दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा किया गया था। बल्कि अब ये अभी समाप्त नहीं हुआ है बच्चों, बल्कि समुद्रगुप्त के बाद इस पर जहांगीर जो मुगल शासक है उसके लेख भी प्राप्त होते हैं। प्लस इसमें महामात्यों को चेतावनी देने का आदेश दिया गया था, किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जहांगीर के साथ साथ इसमें बीरबल का नाम भी प्राप्त होता है। तो प्रयाग से कितने हो गए? कौशाम्बी में किसने स्थापित किया? अशोक ने। ट्रांसफर किसने किया? अकबर ने। कहां पर? इलाहाबाद में। इस पर गुप्त शासक समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसको प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। इस पर जहांगीर का लेख भी प्राप्त है, इस पर बीरबल का भी लेख प्राप्त है। ठीक है। और इसमें अशोक ने संघ के लिए महामात्यों को चेतावनी दी कि किसी प्रकार कोई फूट नहीं पड़नी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। लोरिया नंदनगढ़, ये बिहार के चंपारण में स्थित है और ये एकमात्र एक ऐसा स्तंभ लेख है जिस पर मौर्यों का राजकीय चिन्ह मोर का चित्र प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, मौर्यों का जो राजकीय चिन्ह मोर है वो एकमात्र कहां से प्राप्त होता है? लोरिया नंदनगढ़ से। एक है लोरिया अरेराज, ये भी बिहार के चंपारण में स्थित है। एक है रामपुरवा। रामपुरवा जो स्तंभ लेख है, इसकी खोज कलाइल महोदय के द्वारा की गई थी और इस पर लेख युक्त सिंह की आकृति प्राप्त होती है, जिसको वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में स्थापित किया गया है। लेख युक्त सिंह की आकृति राष्ट्रपति भवन से प्राप्त होती है और एकमात्र मौर्यकालीन स्तंभ लेख जिससे वृषभ की आकृति प्राप्त होती है वो भी कहां से प्राप्त हुआ? रामपुरवा से। रामपुरवा में लेख विहीन वृषभ की आकृति, ध्यान रखिएगा, एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जहां से वृषभ यानी कि बैल की आकृति प्राप्त होती है और वो स्थान है आपका रामपुरवा। और इसी रामपुरवा से सिंह की आकृति प्राप्त हुई है, जिसको वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में स्थापित किया गया है। इसको हम लोग अशोक स्तंभ बोलते हैं। आपने देखा भी होगा सिंह की आकृति वाला, वो कहां पर स्थापित है? आपका राष्ट्रपति भवन में। ध्यान रखिएगा, वो उसमें क्या, उसमें लेख अंकित है, लेकिन जो वृषभ वाला है, बैल वाला है, उसमें किसी प्रकार का कोई लेख अंकित नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था पूरा का पूरा हमारा डिस्कशन आज के सेशन का, मौर्य काल से संबंधित था और इसकी आगे की कड़ी को हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आपको सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा और आपका कोई सजेशन हो वो भी आप दे सकते हैं। प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग अपने बच्चों को, अपने सहयोगियों को, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। जल्द ही मुलाकात होगी दूसरे सेशन में।